अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। जहांगीर तरीन ने अलग ग्रुप के क़याम का ऐलान कर दिया है। देखना ये है कि ये ग्रुप जो है कितनी हकीकत है और कितना सराप है, क्योंकि इसके बीच अभी बहुत सा फासला जो है वो बाकी है। पंजाब के अंदर जाहिर है कि उन्होंने जिन MPs को अपने साथ मिलाया है उनकी शिकायत के हवाले से जहांगीर तरीन ने ख़ुद भी बात की है और कहा है कि हमारे अरकान जो हैं उनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। ये ग्रुप पंजाब में तश्कील और कौमी सतह के ऊपर यानी कौमी असम्बली के अरकान की सूरत में तश्कील पाए जाने के बाद अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं उनके पास अक्सरियत जो है वो रह गई है, और क्या वो जो है वो इस वक्त हाउस की जो मेजॉरिटी है उसको वो एंजॉय करते हैं। ये एक अहम सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि जहांगीर तरीन साहब एक बात कह रहे हैं और वो बात ये कह रहे हैं कि हम पार्टी के अंदर हैं, हम पार्टी के साथ हैं, हम पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन हमारी जो हैं वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी जो हैं वो कुछ शिकायत हैं। तो क्या ये जो एक चीज़ चल निकली है, आई एम फ़लाँ, आई स्टैंड विद इमरान ख़ान, तो क्या ये PTI के अंदर ये ख़दशात पैदा हो रहे हैं कि पार्टी हाईजैक होने की कोशिश जो है वो हो रही है और माइनस इमरान ख़ान जो है वो कोई सिलसिला आगे बढ़ने जा रहा है? जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से और जिस तरीके से सियासी मामलात चलते हैं, बहुत गौर से अगर उनका तजिया और मुशाहिदा किया जाए तो ये सूरत हाल जो है ये फ़िलवक्त एक सुराब दिखाई देती है। लेकिन यकीनन आगे बजट इजलास आ रहा है। ये इजलास जो है इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। हुकूमत जो है उसको बजट मंजूर करवाना है, उसके साथ साथ हुकूमत जो है वो अपोजिशन के साथ इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर मुकालमा भी करना चाहती है। अब ये मुकालमा जो है दो चीज़ों पर होना है, एक ये कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दूसरा समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वोट का हक। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप के तश्कील पाए जाने के बाद ज़ाहिर है कि हुकूमत जो है वो कमज़ोर हुई है और अपोजिशन जो है उसकी एक बारगेनिंग पोजीशन जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। वो पहले ही इन तजावीज़ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार करते थे, और क्या वो अब इनको शर्फ़ कबूलियत बख्शेंगे और हुकूमत के साथ मुकालमे में जाएंगे, ये भी एक अहम सवाल है। इस सारी सूरत हाल पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कंवल शोज़ब साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर पीर साबित शाह साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद है निसार खोड़ो साहब, सीजन पॉलिटिशियन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। कंवल शोज़ब साहिबा, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, आपको क्या लग रहा है कि जहांगीर तरीन का जो ग्रुप अब तश्कील पा गया है, हुकूमत कमज़ोर हुई है और पंजाब के अंदर अगर चौधरी परवेज़ इलाही से इस ग्रुप की गुफ्तो शनीद हो रही है तो क्या वहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब के लिए भी लम्हा फ़िक्री है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, आपने काफ़ी जामे इंट्रोडक्शन दिया है और काफ़ी सारी बातें जो हैं वो आपने उसके जो सवालात खड़े किए हैं उसका जवाब आपके इंट्रोडक्शन में भी आया है, लेकिन मैं फिर भी उसको बताती हूँ। देखिए, मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर हुई है और ना ही हुकूमत कमज़ोर हुई है। ये कुछ प्रेशर टैक्टिक्स हैं। जिस तरह आपने कहा कि MPs के रिजर्वेशंस हैं कि उनको कोई जुल्म का या कोई विक्टिमाइजेशन की जा रही है या उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि ऐसे में टाइम फ्रेम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 2.5-3 साल से ये MPs कोई अपोजिशन में नहीं बैठे हुए थे, ये हुकूमत के साथ ही बैठे हुए हैं, ख़ुद हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, मेंबर्स हैं। तो 2.5 साल से तो इन्होंने कभी ऐसी कंप्लेंट्स नहीं की और अचानक से उनकी ये कंप्लेंट बन गई है, तो इसमें कोई रियलिटी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आपने कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप, उन्होंने ख़ुद से तो ये अनाउंस किया है, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट में आके उसकी हैसियत देखें तो अगर आइनी तकाज़ों को देखा जाए, मैं आइन पे नज़र रखती हूँ, मैं लॉ की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ऐसा कोई ग्रुप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, नंबर 1।
नंबर 2, डिफेक्शन क्लॉज जो पहले 1973 के आइन में नहीं था, बाद में 97 में भी डाला गया, 2010 में भी उसको मज़ीद अमेंडमेंट करके डाला गया 63A। वो डिफेक्शन क्लॉजेज़ जो हैं वो तकरीबन 6 के करीब हैं जो उसमें वो लागू होती हैं कि पार्टी के सरबराह को ये इख्तियारात हासिल हैं कि अगर कोई भी नुमाइंदा जो आपकी सीट पे इलेक्शन लड़के आया है, आपकी पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़के आया है, वो मनी बिल के टाइम पे या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के टाइम पे अगर लेफ़्ट राइट होते हैं तो उन पे डिफेक्शन क्लॉज जो है वो अप्लाई होती है, यानी उसको डीसीट करने के इख्तियारात मौजूद होते हैं चेयरमैन के पास या उस पार्टी के जो मेन हेड है उनके पास, तो वो इंटैक्ट है। और ये मैं ज़रूर यहाँ इसलिए मेंशन करी हूँ कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था तो उस वक्त भी ये डिफेक्शन क्लॉज जो है ये सबको बताई गई थी कि कोई अगर ऐसी इंटेंशंस रखते हैं तो उनको पता होना चाहिए बाद में कि क्या फेस कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझती कि इख्तलाफ राय को कमज़ोरी की निशानी समझा जाए। कमल साहबा मैं आता हूँ क्योंकि ज़रा मुझे तेज़ी से मूव करना है। इख्तलाफ राय रख सकता है, और अगर उन्होंने ये कहा है कि हम हुकूमत की अभी कोई उसके खिलाफ मुखालफत नहीं करेंगे। कमल साहबा मैं आ रहा हूँ। अच्छा, इसमें अब पीर साबिर शाह साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, ज़ाहिर है अपोजिशन जो है वो अपने तर्ज पे हुकूमत पे प्रेशर डाल रही है, लेकिन आप समझते हैं कि ये तकाजा का वक्त है इमरान खान साहब से आ गया है कि आप एतमाद का वोट दोबारा लें? देखें जी, जो मौजूदा सूरत हाल है वो तो हमारे सामने है, और इस सूरत हाल के अंदर दो पोजीशनें हैं। एक तो ये है कि ये लोग जो मुखालफत पे अभी मुखालिफत ग्रुप सामने आया है करीम साहब की रहनुमाई में, और एक अच्छी खासी पोजीशन में वो सामने आए हैं। एक तरफ तो वो लोग जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बना रहे हैं, दूसरी तरफ से जिस तरह मुसलमान ने फरमाया कि वो पार्टी के साथ हैं और पार्टी के लोग हैं, लेकिन पार्टी के लोग होते हुए भी आज वो देखिए वो नाराबाजी भी कर रहे हैं, और वो आज जब सूबाई असम्बली में जा रहे हैं तो नारे मारते हुए जा रहे हैं। तो दो ही चीज़ें हैं जी, एक तो ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये लोग पार्टी के साथ हैं, चले हम मान लेते हैं कि ये लोग पार्टी के साथ हैं, तो दूसरी तरफ जो ये जो सूरत हाल पैदा हुई है उसकी वजह क्या है? फिर यकीनन ये कहा जा सकता है कि पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी मौजूदा हुकूमत की जो गवर्नेंस है और जिस तरीके से ये हुकूमत को चलाया जा रहा है उससे लोग मुतमईन नहीं हैं, और जो काम अपोजिशन को करना चाहिए था वो आज पीटीआई के अंदर एक ग्रुप उठ के और हुकूमत के खिलाफ जो है वो आवाज़ खड़ा कर रहा है, और वो आवाज़ बुलंद कर रहा है कि जनाब यहाँ इस हुकूमत के अंदर इंसाफ नहीं है और ज्यादतियाँ हो रही हैं और हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो देखिए ये जो भी सूरत होगी यकीनन ये इमरान खान के लिए एक उनके लिए यकीनन एक मुश्किल सूरत हाल है। तो उनके अपने लोग अगर उनके सामने आकर खड़े हो गए हैं तो फिर अपोजिशन से और दूसरे लोगों से वो क्या मैं पीर साबिर शाह साहब आता हूँ इसमें। अब निसार खोड़ो साहब, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है एनआरओ नहीं दूंगा, आज भी कह रहे थे कि एनआरओ नहीं दूंगा, हम लंदन में जो बैठे हुए हैं उनको भी वापस लाने की कोशिश करेंगे। अब जहांगीर तरीन साहब का ये ग्रुप तश्कील पाता है, प्रेशर टैक्टिक्स कह लें या जो भी कह लें। अब दो सूरतें हैं, या इमरान खान साहब अक्सरियत खोते हैं या फिर ये है कि उनको जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ देना पड़ता है। तो आप सियासी तौर पे कैसे आने वाले दिन देख रहे हैं? जहाँ तक रिलीफ देने की बात आपने की सर, जहाँ तक आपने रिलीफ देने की बात की तो मैं तो समझता हूँ वो अक्सर अपने अपने लोगों को वो रिलीफ देते रहे हैं। अपनी बहन से शुरू करूं तो भी उनको रिलीफ है, अगर वीट स्कैंडल पे बात करूं तो भी रिलीफ है, अगर शुगर पे बात करूं तो भी रिलीफ है, रावलपिंडी रिंग रोड पर कोई अगर रिलीफ है तो वो भी इन्होंने दिया है। ये सारी चीज़ें वो अपने लोगों को इस तरह से कुछ ना कुछ रिलीफ तो देते रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर उनका नाम आया
शुगर स्कैम में। जहांगीर तरीन साहब को अभी तक ये कहने का मौका दिया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूँ और मुझे खामखा बदनाम किया जा रहा है। टाइम बहुत हो गया रिपोर्ट को, रिपोर्ट आ नहीं पा रही और उनके अपने करीबी साथी जहांगीर तरीन साहब, जिनके लिए मशहूर था कि उन्होंने हुकूमत बनाने के लिए बड़ी भागदौड़ की थी, चाहे पंजाब की असम्बली में या मरकज़ी असम्बली में, कौमी असम्बली में, क्योंकि हम सबको पता है कि पंजाब में भी वो मेजॉरिटी में नहीं थी पीटीआई और कौमी असम्बली में भी मेजॉरिटी में नहीं थी जब तक उनके साथ दूसरे लोग मिलाए न गए हों। यही सवाल बना था कि जब शुरू हुआ था बात कि कोई ना कोई उनको ले आया है। मैं इससे वाक़या याद आता है कि 2002 की इलेक्शन थी और सिंध असम्बली में हमारा बड़ा बहुत मजबूत एक ग्रुप बना था 67 लोगों का, 10 एमएमए के लोग थे, एक एमक्यूएम हकीकी का लोग बंदे थे। हमने दूसरी पार्टियों से रब्ता किया, एक पार्टी ने तो बाकायदा हमें तसल्ली करा दी कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप जाएं और आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं और ये करें। 2 दिन के बाद उनका मूड चेंज हो गया। ये सीरत हाल उस वक़्त बनती थी पीपल्स पार्टी को आने से रोकने के लिए। इसी तरह से जहांगीर तरीन साहब का नाम आया पीटीआई को इक़्तिदार में लाने के लिए, और अब जहांगीर तरीन साहब अंडर क्लाउड्स हैं और वो अपनी बात को याद करते हुए खफा हो सकते हैं इमरान खान से। खफा होकर उन्होंने अपने ग्रुप को इकट्ठा किया है। ये पहली दफ़ा नहीं बात हुई है, कुछ पहले सेनेट के इलेक्शन में भी कुछ ऐसी बात जिक्र निकला था। ये तो उनको ठीक है जी, हर वक्त वो कहते थे कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, लेकिन अभी अगर ग्रुप बनाने की बात की है उन्होंने तो फिर मैं उसको समझता हूँ कि अब थोड़ा सा पानी और सर से गुज़र गया है, पुलों से नीचे गुज़र रहा है और जहांगीर तरीन अपनी उस बात को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ये मालूम नहीं है कि उनके साथ कितने एमएनएज़ हैं और कितने एमपीएज़ हैं, उनकी खदोखाल क्या होगा, क्या वो इंडिपेंडेंट कुर्सियों की डिमांड रखेंगे या नहीं रखेंगे। अगर इमरान खान साहब इतने खफा हैं तो अगर उनको निकाल देते हैं रेफरेंस भेज के इलेक्शन कमीशन में, अगर एमएनएज़ को और एमपीएज़ को निकाल फेंकते हैं असेंबलियों से बाहर, तो भी इमरान खान की अपनी कुव्वत कमज़ोर हो जाती है। मैं निसार खोड़ो साहब आता हूँ, निसार खोड़ो साहब आता हूँ। इसमें कमल शोधा साहब ब्रेक पर जाने से पहले 2-1 मिनट है मेरे पास। ये फरमाइएगा कि देखिए जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, ज़ाहिर है पंजाब के अंदर उन्होंने अलग सीटें जो हैं वो क्लेम कर दी हैं, अपना वहाँ पे पार्लिमानी लीडर भी बना दिया है, यही हाल कौमी असम्बली का भी है। ऐसी सूरत हाल में 2 ही रास्ते हैं, या आप जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ दें, इन मुकदमात से निकालें, अपना एनआरओ का नारा वापस लें, या फिर उसका नतीजा जो है उसको भुगतें। नदीम साहब, अभी निसार खोड़ो साहब ने एक स्टेटमेंट दी और फिर अपनी स्टेटमेंट की कॉन्ट्रडिक्शन भी दे दी कि इमरान खान साहब तो अपने लोगों को बड़ा रिलीफ देते हैं। अगर वो अपने लोगों को रिलीफ दे रहे होते तो आज जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ जाने की कोशिश ही ना करते। फिर इन्होंने पूरा स्टोरी जो है वो जहांगीर तरीन साहब की मज़लूमियत की भी बयान कर दी। तो कॉन्ट्रडिक्शन तो आपके सामने है। और वज़ीर आज़म ने आज अपनी बात को दोबारा रीइटरेट किया है कि वो एनआरओ किसी को नहीं देंगे, रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है और सब रूल ऑफ लॉ के अंडर आते हैं। मैं समझती हूँ कि तरीन साहब को फ्री एंड फेयर ट्रायल देने की ज़रूरत है, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी की उनकी ज़रूरत है और वो उनकी जायज़ डिमांड है, वो उनको मिलनी चाहिए। इदारों में अगर कोई शॉर्ट कमिंग है या ऐसे इदारे कोई बायसनेस शो कर रहे हो इंक्वायरी में तो उसको ज़रूर एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली किसी को रिलीफ नहीं मिल सकता अनलेस एंड अनटिल कि वो प्रूव हो जाए कि वो गलत है या सही है। जहाँ तक आपने कहा कि जी हुकूमत कमज़ोर हो रही है या ये लोग चले जाएंगे, मैंने पहले भी अर्ज़ की, दोबारा भी कर दूँ, जहांगीर तरीन खान साहब के नाम से कोई ग्रुप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहले से रजिस्टर्ड नहीं है। इन तमाम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बल्ले के नाम पे वोट लिया है और उसी वोट के ये बाउंड है। अब अगर वो अपने गिर्द खुद ही से एक लाइन खींचना चाहते हैं तो वो उनका हक है, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फर्दर पार्टी क्या डिसाइड करती है, चेयरमैन साहब क्या डिसाइड करते हैं, ये अभी फ़िलहाल ये चीज़ें अनफोल्ड होनी है। मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा जो बिलावल हाउस में और जाती उम्रा के मुज़ाफ़ात में जो इतनी इनको नज़र आ रहा है कि कोई नया चांद चढ़ने वाला है, तो ये मेरे ख्याल में क्लाउड्स हैं
अभी इतनी उम्मीदें ना ही लगाएं नहीं तो है, मुझे बेहतर है। ब्रेक लेना पड़ा। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें अब साबिर शाह साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है ईद का इंतज़ार था, ईद के बाद आप लोगों ने भी एहतजाज की तरफ, और पीडीएम का अब आखिरी हफ्ते में इजलास और सारा कुछ, उस दौरान में ये एक नई सूरत हाल जो है वो पैदा हुई है। कमल शोजब साहबा कह रही हैं कि क्लॉज मौजूद है अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है। मसला ये है कि जब एतमाद के वोट की बात थी तो शेख रशीद साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि सुबह तक लाले पड़े हुए थे कि लोग गैर हाज़िर हैं। तो अगर ये तादाद एब्सटेन करती है बजट सेशन के दौरान बजट मंजूरी के हवाले से, तो उसके ऊपर तो कोई कदगन नहीं है। देखिए जी, हमारे लिए तो ये तो कहते हैं ना कि बनाकर फकीरों का वक्त है गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। अब तो हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के सामने दो रखते हैं, या तो ये हर बात पे कहते हैं कि एनआरओ नहीं होगा, या तो इन्हें एनआरओ देना पड़ेगा तरीन साहब को, और अगर एनआरओ नहीं देते तो फिर जो मौजूदा सूरत हाल है, जब आपका बजट आपके सामने है और आपकी असेंबली के अंदर आज की पोजीशन इंतहाई कमजोर है, तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इस सूरत हाल के अंदर उनके पास मेरे ख्याल में और तो कोई रास्ता होगा नहीं कि वो बाइज्जत तौर पे मेरे ख्याल में असेंबलियों को डिजाल्व करें और नए इलेक्शन जो है उनके लिए तैयारी की जाए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत को आम आदमी को कोई सहूलत देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। स्कैंडल पे स्कैंडल आ रहे हैं, इमरान खान की गिरफ्त इंतहाई कमजोर हो चुकी है। खुद इनके पार्टी के लोग जो हैं हर रोज आए दिन एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है, और जिससे वाज़ेह हो रहा है कि इमरान खान की गिरफ्त अपनी हुकूमत पे कमजोर है, अपने लोगों पे उनकी गिरफ्त कमजोर है। तो ऐसी सूरत में इससे तो और कोई चारा नहीं है कि जहाँ भी जा तो फिर अपने एहतमाद जो है वो लाया जाए और नए जो है प्राइम मिनिस्टर उसका इंतखाब हो, और या फिर असेंबली को डिसॉल्व किया जाए। लेकिन क्योंकि बजट जो है वो बिल्कुल हमारे सर पे है, तो ऐसे हालात में मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगी। लेकिन ये इन हाउस चेंज जो है वो बड़ा जरूरी हो गया है कि ऐसे हालात में हाउस के अंदर तब्दीली लाई जाए। ठीक है। अब निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि आप लोग भी अदम एतमाद की बात करते रहे हैं। आपको मैंने एक जुमला कहा था कि जहांगीर तरीन जो है ग्रुप की जो क़याम है ये हकीकत है या सुराब है। सुराब मैं इन मानों में कह रहा हूँ कि जो हालात और वाक़यात यहाँ पे हुकूमत साजी के हवाले से होते हैं, क्या ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उसमें एक बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश है, या आप ये समझते हैं कि नहीं अब आला सतह के ऊपर तब्दीली ही सूरत हाल को बदल सकती है, ये उसकी जानिब पहला कदम है? सर, अगर बैलेंसिंग एक्ट की बात है तो जहांगीर तरीन साहब का अपना सियासी करियर स्टेक पे लग जाता है। गिव एंड टेक करने के लिए अगर कोई ग्रुप बना है तो वो फिर मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन साहब की सियासी फ्यूचर के लिए डैमेजिंग होगा। यहाँ तक कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि या तो इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया जहांगीर तरीन की जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर। ये एलानिया ग्रुप बनाना बड़े अच्छे टाइम पे किया गया है, क्योंकि बजट का ज़माना भी आ रहा है। बजट के ज़माने में अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी की हिदायत के ख़िलाफ़ वोट देता है तो वो उसको डी-सीट किया जाता है। अगर वो एब्सेंट रहता है तो फिर उसमें शायद लॉ शायद खामोश है। अब इस सूरत हाल में अगर वो एब्सेंट रहते हैं और इमरान खान की जो मेजॉरिटी है वो डामाडोल हो जाती है, तो फिर क्या करेगा? मनाएगा या उनको निकालेगा? उनको पार्टी से निकाल देगा, उनको हुकूमत इलेक्शन कमीशन से निकलवाने की कोशिश करेगा, या फिर तीसरा है कि अगर मेजॉरिटी बन नहीं सकी तो अपना रास्ता आप साफ करेगा। मैं मानता हूं कि जी अभी तक शुरुआत है, अभी खदो खाल इसके सामने ज़रा आएंगे,
कोई ना कोई जहांगीर तरीन साहब स्टेटमेंट देंगे और फिर उनके ऊपर सवालात भी उठेंगे। ये भी मामला अगर निकल पड़ा है तो ऐसे टाइम पे निकल पड़ा है कि उसका प्रेशर महसूस किया जा रहा है, क्योंकि बजट आगे आ रहा है। रही बात नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो पीपल्स पार्टी शुरू दिन से ये कहती थी कि जी हमारा ऑप्शन है कि नो कॉन्फिडेंस को इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो पंजाब में हो तो भी अच्छी बात है, अगर कौमी असम्बली में सूरत हाल बनती है तो भी अच्छी बात है। हमारे दूसरे साथियों का ख्याल था कि जी लॉन्ग मार्च हो और लॉन्ग मार्च में पीपल्स पावर दिखा के इमरान खान को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर करें, इस्तीफ़ा देने पर, या कोई उसको निकाल दे या कोई उसे इस्तीफ़ा ले ले। अब ये मौक़िफ़ लगभग एक ही चीज़ है, क्योंकि दूसरी पार्टियां जो हमारे साथ हैं वो उस अवामी प्रेशर पे ज़्यादा जोर दे रही थी। हम कह रहे थे कि जी ऑप्शन नो कॉन्फिडेंस का छोड़ना नहीं चाहिए, पंजाब से ही शुरू करो, बाकी कौमी असेंबली में भी देख लेंगे। अब ऑप्शन तो अपनी जगह पे है कि जी हाँ, हुकूमत ने क्योंकि अवाम को मायूस किया है तो इस हुकूमत को काफ़ी टाइम हो गया, अब ये जान छोड़े तो अच्छी बात है। अब उसमें फेस चेंज होता है, वो अपनी जगह पे। मैं अवाम के लिए बेहतरी में ये महसूस करता हूँ कि किसी तरह से भी नए इलेक्शन हो जाएं। ठीक है, मैं आता हूँ निसार खोड़ो साहब जी, खोड़ो साहब मैं आता हूँ। अब कमल शोजब साहब, मैं सवाल आपने चूँकि उस वक्त बात की, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ गया। ठीक है, जो आप आइनी बात कर रही हैं वो उस हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन आपको अदम एतमाद वाला दिन भी याद होना चाहिए, किस तरीके से लोग पूरे किए गए थे। अब अगर यहाँ पे बजट के ऊपर ये लोग गैर हाज़िर हो जाते हैं जिसके बारे में कानून खामोश है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि जहांगीर तरीन साहब को मुतमिन किया जाए। अगर आप जहांगीर तरीन साहब को मुतमिन करते हैं तो फिर आपको अपने जो बयानिए है उस पर यू टर्न लेना पड़ेगा, और अगर आप मुतमिन नहीं करते तो फिर आपको बजट के हवाले से, हुकूमत के हवाले से चैलेंज दरपेश है। तो क्या आप सोच रहे हैं? नदीम साहब, मैं पहले रिस्पॉन्ड कर दूं, जो कलीग्स दोनों बात कर रहे थे। पहले मैं ज़रा बता दूं, जो ये बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की ग्रिप कमज़ोर हो गई है और आवाम को जो रिलीफ नहीं मिला, मैं उसका जवाब दे दूं। इमरान खान साहब की ग्रिप कितनी कमज़ोर हुई है वो तो जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 6 मार्च को हुआ उस दिन नज़र आया, और उसके नतीजे में अपोजिशन के क्या हालात थे वो भी आपने गौर से देखे। मैदान से सारे दौड़ गए थे उस दिन, और पीडीएम के जिस तरह हिस्से बखिए हुए हैं, और एक सेनेट की सीट के लिए और चेयरमैन सेनेट की सीट के लिए जिस तरह इन्होंने एक दूसरे को उधेड़ के खाया और जो डायरेक्ट फायरिंग की है, वो पीडीएम का जो जनाजा निकला वो मैंने भी देखा, वो आपने भी देखा, और अब तक निकल रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सेनेट के इलेक्शन में पीएमएलएन का टिकट चला है। अभी आज कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया मोहतरमा मरियम ने कि हमने अपनी टिकट के जो प्रोमिसेस पीपल्स पार्टी के साथ किए थे हमने वो भी वापस ले लिए हैं। तो ये तो है आपकी अपोजिशन। दूसरा, आपने कहा जी बजट में अगर ये लोग एब्सेंट हो जाते हैं, इस बात की क्या आपके पास एश्योरेंस है कि अपोजिशन में से लोग एब्सेंट नहीं हो सकते? वहाँ से लोग उनसे तंग नहीं आए हुए, उनके कहने पे इस्तीफ़े नहीं देते हैं। 2 मेंबरान ने इस्तीफ़े दिए, रोते हुए वापस जाके लिए। हमने 4 महीने इस्तीफ़ों का ड्रामा देखा, एक इस्तीफ़ा नहीं आया। तो आप इस अपोजिशन की गारंटी दे रहे हैं कि ये हमारी जाके बजट में हुकूमत गिराएगी? बजट के सेशन में जो हाउस में मेजॉरिटी में लोग होते हैं उसमें आपने नंबर्स नहीं, जो उस वक्त हाउस में मेजॉरिटी में लोग होते हैं वो बजट पास कराते हैं। तो वो तो मैं आपको आज भी बता रही हूँ कि लात मार के जिसने बजट गिराने की कोशिश की थी, हुकूमत गिराने की कोशिश की थी, वो आज तक अपनी लातें ही सहला रहे हैं, क्योंकि लातें टूटी हैं, हुकूमत मजबूत हुई है और अब भी होगी। जहाँ तक आपने कहा कि जहांगीर तरीन साहब को सेटिस्फाई करना, देखिए जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान के शहरी हैं और एक फ्री एंड फेयर ट्रायल उनका हक है और उसमें उनको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन फ्री एंड फेयर ट्रायल के नतीजे में आने वाला जो रिपोर्ट है वो अगर उनके हक में है तो मोस्ट वेलकम। हम उनको क्रिमिनल नहीं कह रहे, लेकिन हम सर ये समझते हैं कि लॉ के अंडर इंस्पेक्शन सबकी हो सकती है, तलाशी सबकी हो सकती है। मैं आता हूं कमल साहब। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, एक मिनट दीजिएगा नदीम साहब। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने हल्के से स्टार्ट किया। इन्होंने कहा जी स्कैंडल्स रोज आ रहे हैं। सॉरी, स्कैंडल्स नहीं आ रहे हैं।
वज़ीर आज़म साहब खुद इंक्वायरी करते हैं, खुद इनिशिएटिव लेते हैं और इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक करते हैं। और खाने पीने का जो रिवाज एक जमाने से चल रहा था उस पे कदगन लगा रहे हैं, उसके रास्ते बंद कर रहे हैं। कमल साहब, और इस पे उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है जो आदी हैं इस चीज़ के। कमल साहब, इस पे तो डिबेट हो सकती है क्योंकि रावलपिंडी रिंग रोड की रिपोर्ट सामने ही पड़ी है, मैंने सारी पढ़ी है कि वो क्या सूरत हाल हुई, लेकिन चूंकि आज वो मौजू नहीं है इसमें पीर साबिर शाह साहब ये फरमाइएगा, मेरे पास अब बिल्कुल आखिरी 3-4 मिनट हैं, मैं ज़रा इस पर भी आप लोगों की राय ले लूँ। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत काफ़ी बेचैन है। आज उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए मशीन पार्लियामेंट हाउस में रख दी है कि आप ख़ुद भी उसका मुआयना कर सकते हैं। तो क्या अपोजिशन जो है वो इस हवाले से हाथ बढ़ाएगी इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में, जब आप ये भी चाहते हैं कि नए इलेक्शन हो और अगर हालात जल्दी की तरफ जाते हैं? लेकिन सर, ये जहाँ तक ये इस्लाहात की बात करते हैं, बिल्कुल इस्लाहात होने चाहिए, लेकिन बात ये है कि हुकूमत ने क्या वो माहौल पैदा किया है और आज तक किसी भी हुकूमत ने अपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश की है। जब आप एक माहौल ही नहीं बनाते और आप एक ऐसे माहौल के अंदर, जबकि आप अपोजिशन बस दीवार से लगाना जो है, आपने अपनी जिंदगी का मकसद ही यही है कि बस हमने अपोजिशन को किस तरह इनको गाली देनी है, किस तरह हमने इनको गरीब करना है, किस तरह हमने चोर और जो भी करते हुए चोर मचाए शोर की तरह कि चोर मचाए शोर, ये खुद तो स्टैंडर्ड सामने आ रहे हैं और एक चोरी सामने आ रही है जो बिल्कुल उनके पहलू में बैठे हुए लोग जो हैं वो स्कैंडल का शिकार हो रहे हैं। और दूसरी तरफ से जनाब वो अपोजिशन को गालियां देने के अलावा और कोई इनके पास कोई काम है नहीं। और लगता ऐसे है कि ये जो इलेक्शन में इमरान खान को कामयाबी हासिल हुई है, इनका मकसद सिवाय इसके लिए था कि वो लोगों को किस तरह जलील करना है, किस तरह गालियां देनी है। मुल्क के मामला से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई जोर नहीं है, ना कोई इरादा है। तो ठीक है, मैं पीर साहब आता हूँ अब इसमें। निसार खोड़ो साहब, 1.5-2 मिनट मेरे पास रह गए हैं, 1-1.5 मिनट आप ले लीजिएगा, कुछ मैं आखिर में दे दूंगा। ये फरमाइएगा कि ये जो बात हो रही है समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने की, अब वो हलकों में कैसे रजिस्टर होंगे और क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों को गौर नहीं किया जा रहा और जल्दबाजी की जा रही है कि समुंदर पार पाकिस्तानियों को बस जल्दी से ये इस्लाहात हो जाएं। आप क्या कहते हैं? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया था ड्यूअल नेशनैलिटी पर। अब ये ड्यूअल नेशनैलिटी जो समंदर पार होंगे, उनकी ड्यूअल नेशनैलिटी है या नहीं है, इस चीज़ को टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, हमें वो सपोर्ट करते हैं, हमारे पास रेमिटेंसेस भेजते हैं, लेकिन इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, वो अपनी जगह पे एक इशू है। एक तो वोटर के तौर पर रजिस्टर होना पहला स्टेप तो शायद ये होगा, फिर उसके बाद ये है कि जी वो एलिजिबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ड्यूअल नेशनलिटी के बारे में पाकिस्तान ने क्या सोचना है कि क्या दो किस्म के हलफनामे उठाने के बाद क्या वो पाकिस्तानी रहते हैं या दूसरे मुल्क के शहरी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी अपनी तौर पर कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए मैं पूछ रहा हूं कि भाई ये 2018 की इलेक्शन में वो क्या सिस्टम था, आरटीएस या पता नहीं क्या कहते थे उसको। ये आरटीएस खुद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया और खुद ही कह दिया कि जी अचानक वो ख़राब हो गया। ये ट्रस्ट की बात है, ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की बात है। निसार खोड़ो साहब, मेरे पास चूंकि वक्त अब बिल्कुल आखिरी 40-50 सेकंड है, कमल चौधरी साहब के साथ बात करनी है नहीं जी, उनके साथ बात करनी है न करनी है, तो ले आए अपने बिल जो है इसे कौमी असेंबली में ले आए, खुद ही डिस्कशन हो जाएगा, उसके हो जाएगा बैक डोर में उनके साथ बैठ के बात करने की क्या जरूरत है। ठीक है, अच्छा कमल चौधरी साहब, दिखाई ये देता है कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जो है ना होमवर्क के बगैर बढ़े। आज कह रहे थे कि जी जो बड़ी आसानी से मोबाइल हैंडल कर ले वो वोट भी डाल लेगा। इतराज़ात काफ़ी हैं, देहाती ख़वातीन हैं, उनको मोबाइल ऑपरेट करना, फिर ये जो सारा सिलसिला है
एक तालीम का जो फुकदान है और जो हमारी बड़ी उस आबादी जो है वो देहातों पे है, उनका समझना इस सूरत हाल को। दूसरा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का है, रजिस्टर कहाँ होंगे, कैसे होंगे, थर्ड जनरेशन चल रही है, तो ये क्या ये होमवर्क हुए में? देखिए जी, पहले मैं बता दूं कि जल्दबाजी नहीं है। इन्होंने 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उसकी 23वीं शिक में इन्होंने एग्री किया हुआ कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएंगे, लेकिन उसमें काम तो नहीं हुआ ना। असल में मैं पूछ ही रहा हूं कि क्या काम हुआ है? कि हुकूमत जल्दबाजी, जी मैं बता रही हूँ। 16 अक्टूबर 2020 को 49 अमेंडमेंट्स पेश की, इलेक्टोरल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया, जिसको अपोजिशन ने अपनी जज्बात के आलम में और अपने जो केसेस की वजह से उस पर तवज्जो नहीं दी। आप कह रहे हैं जल्दबाजी, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड ईवीएम है और ये इंटरनेट बेस्ड नहीं होती। दूसरी बात ये है कि इंडिया की आबादी हमसे 4 गुना ज़्यादा है, उनके भी रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है वहाँ पे आबादी का तनासुब, और अगर वो इसको ऑपरेट कर सकते हैं तो हमारी आबादी में कोई ऐसी कमी नहीं है। लोग जाके इस वक्त एहसास कैश ले रहे हैं और चीज़ें, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो ले रहे हैं, इजी पैसा अवेल करते हैं, तो ये भी बड़ा इजी है अगर इसको जाके है वो हो सकता है। कमल साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इसमें लेजिस्लेटिव है और ऑपरेशनल है। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कमल जोसेफ साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर पी साबरी शाह साहब, बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।